नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 834 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 104 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने पानी बचाने का संदेश भी दिया था। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां पर बरसात के मौसम में जल भराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जल भराव की समस्या के समाधान पर विचार विमर्श करेगा। ये कोर ग्रुप जल भराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं। तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं। हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं। अपने कुएं, अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते हैं। हमारा एक समय था परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे। तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि इस वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग, ये अंधाधुंध पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है। उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे
मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है, जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार हैं और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है। इस पर हमने एक नया विचार जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ये ध्यान आपको मैं कराऊंगा कि पानी जमीन के अंदर से हम दोहन करते हैं तो जमीन धीरे धीरे पानी उसका खत्म होता जा रहा है और इससे जमीन बंजर होती जा रही है। पानी जमीन के लिए उसी प्रकार का एक मैं कहूंगा कि एक पानी की मात्रा जैसे शरीर में खून होता है। अगर हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट बलशाली शरीर, उसमें से खून की कमी हो जाए तो शरीर क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसा ही अगर हम जमीन में सोचते हैं तो जमीन का जब पानी हम एक सीमा से अधिक निकालते हैं तो जमीन भी धीरे धीरे गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। एक प्रकार से मरुस्थल और रेतीला इलाका वो भी पानी के कमी के कारण से होता है। उसमें से ही ये सब विषय हमको ध्यान में आए कि हम पानी का किस प्रकार से उपयोग ठीक करें। और इसके लिए जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी प्रदेश जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको भी कैसे सफाई करें, कैसे हम एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज, जिसको कहना है दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 एसटीपीज लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। और इसमें चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो बागवानी में काम आता है, खेती में सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिसको कहना चाहिए बड़े कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। और इस नाते से दूसरा जो ज्यादा चिंता का विषय है वो जमीन के अंदर का पानी। जमीन के अंदर के पानी को पूरा करने के लिए पहले हमारे तालाब थे, वो भी उपयोगी होते थे। जमीन में पानी को रिचार्ज करके नीचे सतह पर पहुंचाते थे। जमीन पोरस भी होती थी। जमीन के अंदर जैसे केचुए उस समय खेती में काम करते थे, वो जमीन को उसको जो पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे केमिकल का जो खाद हमने उपयोग करना शुरू किया है, तब से मिट्टी की परतें, ऊपर की परतें और वो सख्त होती जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि 8 महाग्राम गांव में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है। इनमें से 10 गांव में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांव के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित एसटीपी की स्थिति देखने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया है। इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट
जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर LPCD आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है। सीएम मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत भी अपनी बात रखी थी, इन लक्ष्य का जिक्र किया था। पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए 1,74,000 और 464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहां पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहां खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहां रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं
अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहां पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहां 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है। और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा। और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। हम जरूर इसकी चिंता करें और चिंता करते हुए इस संकट में हम कहीं किसी प्रकार से फंस ना जाएं। तो इस नाते से आज मैंने जो बातचीत की है केवल उन बंधुओं से की है कि जिन्होंने इस मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लिया है और भाग लेते हुए अपने इस उद्देश्यों को पूरा किया है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि अपने इस काम को हम स्वयं भी करें और अपने जो पड़ोसी और किसान बंधु हैं उनको भी कहें कि पानी ये बहुत जल ही जीवन है जैसा कहते हैं। तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले। बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS भेजे जा रहे हैं। जल आपूर्ति कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र PPP ID के साथ जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ये संभव हो सका है। सीएम मनोहर लाल ने जो ठाना था उसे पूरा किया। इधर सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की मीटिंग में वृद्धा पेंशन में बदलाव किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब हरियाणा सरकार अविवाहित और कुंवारों के लिए पेंशन का जल्द ऐलान करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि लाभार्थी को सभी स्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होना सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कैबिनेट की मीटिंग में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी। ये पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हरियाणा में जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने ये फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं सीएम के इस बारे में अफसरों से मीटिंग हो गई है। 1 महीने के भीतर हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। आपको बता दें हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों व किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है।
इसके साथ ही सरकार सिर्फ बेटियों वाले माता पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2,750 रुपए देती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2,750 रुपए पेंशन दे सकती है। हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन शुरू करने को यहाँ के बिगड़े लिंग अनुपात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो पहले काफी खराब रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों में हरियाणा के लिंग अनुपात में 38 अंकों का सुधार आ चुका है। साल 2011 में प्रदेश का लिंग अनुपात 879 था, लेकिन अब 2023 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की गिनती बढ़कर 917 हो गई है। वहीं 2020 में ये बात सामने आई थी कि हरियाणा में 1,35,000 लड़कियां जो अब उम्रदराज हो चुकी हैं, वो ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से खरीद कर लाई गई थी। वहीं कुछ लड़कियां सीधे खरीदी गई तो कुछ दिल्ली के रास्ते हरियाणा पहुंची। पिछले 3 सालों से पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे कुछ ही मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। हरियाणा में अविवाहितों के साथ ही गरीब विधुर को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। हर राज्य में पति की मौत के बाद पत्नी को विधवा पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। इस राशि के जरिए वो सम्मान से रह सकती है, इसलिए पुरुषों को भी सरकार विधुर पेंशन देने पर विचार कर रही है। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिली जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर कोई फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा। आपको बता दें, पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने और भी पेंशन को लेकर ऐलान किया था ताकि हर वर्ग को लाभ मिल सके। सीएम मनोहर लाल की मंशा है कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। इस उद्देश्य से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 55 लाइलाज बीमारी के लिए सीएम मनोहर लाल ने पेंशन का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा पद्मश्री अवार्डियों के लिए भी सीएम मनोहर लाल ने पेंशन का ऐलान किया था। नहीं, मैं घोषणा और कर रहा हूँ। मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2,250 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3,000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4,000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है। तो लगभग 1,000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8,000 पेशेंट को आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। एक आज के समय पर मैं आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूं, उसकी घोषणा करना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारे जितने भी जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपये मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपये पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें, पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्म श्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। सबका साथ सबका विकास के आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे हैं और इसके लिए प्रशासन को भी निर्देशित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि हर वर्ग खुशी से रहे, प्रदेश में खुशहाल रहे और प्रदेश में खुशहाली आए।
जिसके तहत ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग भी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। और इस दौरान अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो समय समय पर जनसंवाद कर लोगों से फीडबैक लेते नजर आते हैं, ताकि इसे ठीक किया जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री जनसंवाद भी कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।